स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। जीएस 247 के इस सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नेचर और सोर्सेस के टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 होगी इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नेचर एंड सोर्सेस टॉपिक की, और इसके थ्रू हम इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले, उस पर एंटर करने से पहले, इनके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कैसे ये इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी, इसकी नेचर क्या है और क्या क्या इसके सोर्सेस हैं, इस पे गौर करना ज़रूरी है। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड यानी इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। द आंसर इज ऑप्शन बी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया की सबसे बड़ी लॉ है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है। ये एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है और इसकी एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी भी अलाउड है। क्या हम कहेंगे इसको? स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। और इसी के वजह से हम इसको हाईएस्ट लॉ कंसिडर करते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क एंड कुछ प्रिंसिपल्स हमारे पूरे लैंड को अलाउ करती है। प्रिंसिपल फंक्शंस होती हैं कुछ, और ये गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, इसको भी ये रूल करती है और चेक करती है। इसके अलावा इसको हम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ। ये टर्म याद रखनी इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री। किस कंट्री की? इंडिया की ये फंडामेंटल लॉ है। और ये रिफ्लेक्ट करती है पीपल्स की, लोगों की फेथ, और साथ में क्या रिफ्लेक्ट करती है? ये रिफ्लेक्ट करती है लोगों की एस्पिरेशंस को भी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था, और इसी वजह से ये हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड कहलाई। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस कमेटी या फिर किस असेंबली ने इसको फ्रेम किया था? द आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम करी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, इसमें पहले 389 मेंबर्स इंक्लूडेड थे, और पार्टीशन के बाद, आफ्टर पार्टीशन के बाद इसमें 299 मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की जब प्लान हुई थी तब टोटल 389 मेंबर्स थे, जबकि पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद यहाँ पे 299 मेंबर्स उस टाइम में प्रेजेंट थे। तो इन 299 मेंबर्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, उन्हीं के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम करी गई थी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? द आंसर इज ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। ये जो डेट है 26 नवंबर 1949, इस डेट को हम प्रियम्बल में हमें देखने को मिलती है। प्रियम्बल में ये डेट मेंशन करी गई है। तो ये प्रियम्बल और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस हैं, वो 26 नवंबर 1949 को ही क्या करी गई थी, वो फोर्स में लाई गई थी ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। January 26 was selected as the date for the inauguration of the constitution because जनवरी 26 को कॉन्स्टिट्यूशन के इनॉग्रेशन के लिए सिलेक्ट किया गया था। इसका रीजन क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। आपको पता होगा 1930 में कांग्रेस ने जनवरी 26 के डेट को इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से उसको ऑब्जर्व किया था, और इसी को कमेमोरेट करने के लिए हम जनवरी 26 को
इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को इनॉग्रेट किया गया था। इस डेट में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के रिजोल्यूशन के दौरान, पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन था उसके दौरान क्या किया था, मिडनाइट ऑफ दिसंबर 31 को, ये पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन कब हुआ था, दिसंबर 31 1929, और ये सेशन थी लाहौर की सेशन। तो लाहौर सेशन में दिसंबर 31 1929 के मिडनाइट में, अगर पर्टिकुलरली टाइम हम मेंशन करें तो मिडनाइट में ये रिजोल्यूशन पास करी थी पूर्ण स्वराज की, जिसका मतलब था इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज से इंडिपेंडेंस की जो रिजोल्यूशन पूर्ण स्वराज के नाम से जो रिजोल्यूशन पास करी गई थी, उसको कमेमोरेट करने के लिए हम जनवरी 26 को रिपब्लिक डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे आप लोगों को पता ही होगा, रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 26 को। और इसी बात को कमेमोरेट करने के लिए कि कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे उस दिन ऑब्जर्व करी थी, उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया हम कब मनाते हैं? द आंसर इज ऑन 26 ऑफ नवंबर। ये लागू किया गया था 26 जनवरी को, लेकिन 26 ऑफ नवंबर को क्या हुआ था कि इसकी जो फ्रेमिंग है वो कंप्लीट हुई थी। तो फ्रेमिंग कंप्लीट होने की वजह से उस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थी वो इनमें से किस जगह में पब्लिश करी गई थी पहली बार? द आंसर इज ऑप्शन सी, देहरादून। तो देहरादून सिटी में ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने उस टाइम पे ये पब्लिश करी गई थी। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश होने में करीब करीब 5 साल लग गए थे। नियरली 5 years, it took nearly 5 years to publish the original constitution। और ये पब्लिश करी गई थी कहाँ पे? देहरादून। Which was the first country to make a constitution? इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करी थी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाई थी? इनमें से सबसे पहले किन कंट्री ने? तो आंसर है यूएसए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूएसए ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पहली बार जब लागू की थी, वो उसको रेटिफाई जब करी थी, वो डेट थी जून 21 1788। तो जून 21 1788 को यूएसए ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रेटिफाई करी। आपको पता होगा कि 1777 में जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है यूएसए की, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से किस कंट्री ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी? द आंसर इज ऑप्शन डी, यूएसए। तो यूएसए ने सबसे पहली बार अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने रेटिफाई करी थी वो थी डेट जून 21 1788। तो जून 21 1788 को यूएसए ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेटिफाई करी थी, और वो बन गई पहली कंट्री टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। वेयर इज द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिजर्व? जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो पब्लिश करी गई थी, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी कहाँ पे प्रिजर्व कर रखी गई है? द आंसर इज ऑप्शन ए, इन द पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस की एक पर्टिकुलर जगह है जो है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट में इसको स्पेशल स्पेशल हीलियम फील्ड चैम्बर में इसको रखा गया है, प्रिजर्व किया गया है। हीलियम फील्ड चैम्बर में इसलिए रखा गया है ताकि इसको कोई नुकसान ना हो, और पार्लियामेंट हाउस के लाइब्रेरी में इसको प्रिजर्व किया गया है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको जो लिखा था उसको लिखा था
उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इनको ब्यूटीफुल कैलीग्राफी में, यानी मतलब ये बनता है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको टाइप नहीं किया गया था या फिर प्रिंट नहीं किया गया था, उसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से ब्यूटीफुल कैलीग्राफी से उसको ड्राफ्ट किया था, लिखा था। इन विच लैंग्वेज वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी? ड्राफ्टिंग कमिटी ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करी थी वो किस लैंग्वेज में ओरिजिनली हुई थी? ये ऑप्शंस हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओनली इंग्लिश। तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनल, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट करी थी, लिखी थी। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी, इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो सेटअप हुआ था वो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रेसिडेंटशिप में हुआ था। सबसे पहली बात, वो प्रेसिडेंट थे जब ड्राफ्टिंग कमेटी की जो फॉर्मेशन हुई थी, जो सब सेटअप हुई थी, और वो डेट थी 29 अगस्त 1947। तो 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, सेटअप करी गई, और किसके प्रेसिडेंटशिप पे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रेसिडेंटशिप में ये सेटअप करी गई थी। इसकी जो मोटिव थी, जिसकी जो एम थी, वो क्या थी? टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की इसकी एम थी। आपको पता होगा 1947 के, यहाँ पे 47, 1947 के 15 अगस्त को जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी मिडनाइट में, तब उसके बाद इंडिया को एक अपने ओन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, और इसी के लिए इस ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया गया था। तो इसकी जो ओरिजिनल ड्राफ्ट थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, को ड्राफ्ट करने में 6 मंथ से भी, 6 महीने से भी कम वक्त लगा था फाइनली उसको ड्राफ्ट करने में। और उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया, फाइनली उसको इंग्लिश में उसको ड्राफ्ट करने के बाद फिर उसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी लैंग्वेज में। तो ओरिजिनली जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, ड्राफ्ट किया था, वो था सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। व्हाट डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? नेशनल फ्लैग में जो चरखा व्हील बना हुआ है, वो क्या इनमें से, इन ऑप्शंस में से रिप्रेजेंट करता है? द आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रूथ। तो नेशनल फ्लैग जो है हमारी, वो क्या है? वो एक रेक्टेंगुलर फ्लैग है, जिसमें क्या क्या कलर्स हैं? एक तो सबसे ऊपर है डीप सैफ्रॉन कलर, फिर बीच में वाइट, और आखिरकार नीचे ग्रीन कलर है। इसमें एक व्हील बनी हुई है जो कि 24 स्पोक्स की है। ये भी सवाल कभी कभार बनता है कि जो इंडियन फ्लैग में व्हील बनी हुई है, इसमें कितने स्पोक्स हैं? तो इसमें 24 स्पोक्स हैं, 24 स्पोक्स हैं। और वो क्या है एक्चुअली? वो कहलाती है अशोक चक्र। तो ये अशोक चक्र है। और इसकी कलर क्या है? इसकी कलर है नेवी ब्लू। तो क्या क्या हमको पता चला? रेक्टेंगुलर है हमारे नेशनल फ्लैग, जिसमें डीप सैफरन ऊपर होती है, बीच में व्हाइट, और उसके बाद ग्रीन कलर होती है। व्हाइट जो बीच में कलर है, उसमें अशोक चक्र बनी हुई है, एक व्हील बनी हुई है जिसके 24 स्पोक्स हैं, और उसकी जो कलर है वो है नेवी ब्लू की। ये जो व्हील है, ये रिप्रेजेंट करती है ट्रूथ, और साथ ही साथ ये जस्टिस और फॉरवर्डनेस को भी ये सिग्निफाई या फिर रिप्रेजेंट करती है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है आप लोगों को, ट्रूथ के जगह में जस्टिस या फिर फॉरवर्डनेस का भी ऑप्शन आप लोगों को मिल सकता है। तो ट्रूथ, जस्टिस और फॉरवर्डनेस जो भी आपको ऑप्शन में मिले, वो बन जाएगा सही जवाब। हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया? जब इंडिपेंडेंट इंडिया की मिनिस्ट्री बनी थी, तब उनके पहले फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन थे? द आंसर इज ऑप्शन बी, आर के शनमुखम शेट्टी। तो आर के शनमुखम शेट्टी इंडिया के सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। जॉन माथाई, वो सबसे पहले इंडिया के
रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उनको मिली थी। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सबसे पहले थे जॉन माथाई। जबकि लियाकत अली खान का जो ऑप्शन है ये भी काफ़ी कभी कभार कंफ्यूज कर जाती है। उनको भी फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट मिला था, लेकिन वो जो फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट था वो इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान था। जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 1946 में, तब लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर उस इंटरिम गवर्नमेंट के थे। लेकिन जब फाइनली इंडिपेंडेंट इंडिया की जब मिनिस्ट्री फॉर्म हुई तब आर के शनमुखम शेट्टी बने फाइनेंस मिनिस्टर। Which among the following articles came into force on 26 November 1949, the day the Indian Constitution was adopted? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था ऑन 26 नवंबर 1949। तो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आर्टिकल उसी दिन से लागू किया गया, which came into force on the day Indian Constitution was adopted? The answer is option A, Article 388। तो इन डेट में 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, उसमें आर्टिकल 388 के साथ साथ सबसे पहले तो प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, तो ये सारे आर्टिकल्स हैं, ये सारे भी आर्टिकल्स हैं। ये सारे आर्टिकल्स भी उसी दिन में इनेक्ट किया गया था, उसी दिन में ये लागू की गई थी। और साथ ही साथ 380, और हमने कहा यहाँ पे आर्टिकल 388, 391, 392 एंड आर्टिकल 393। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जो 26 नवंबर 1949 को ही इनेक्ट किया गया था। लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, साथ में आप आर्टिकल 388 को ऐड करेंगे। इन आर्टिकल्स को उसी दिन 26 नवंबर 1949 को ये सारे जो आर्टिकल्स थे ये सबसे पहले आर्टिकल्स थे जिसको इनेक्ट किया गया था इंडिया में। When did India become a complete sovereign democratic republic? Complete sovereign democratic republic India कब बनी? The answer is on 26th of November 1949। तो ऑप्शन बी वुड द करेक्ट आंसर। जब 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल अडॉप्ट करी गई थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करी थी, प्रियम्बल के साथ साथ कुछ आर्टिकल्स भी उस दिन अडॉप्ट किए गए थे। तो ये जो प्रियम्बल है वो इंडिया को सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एक नेशन के रूप में डिफाइन करती है। प्रियम्बल ये खुद डिफाइन करती है और इसी वजह से उसी दिन को इंडिया एक कंप्लीट सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एक नेशन बन गई। A unitary form of government is that in which all the powers are concentrated in the hands of। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसमें क्या होता है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से एक के पास सारे पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, यानी एक के पास सारे पावर्स होते हैं। तो वो कौन है जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब फॉर्म होती है तब सारी पावर्स को अपने पास रखती है? द आंसर इज ऑप्शन डी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब सारी पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड हो तो उसे हम कहेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन है यूनिटरी फॉर्म की। इस टाइप के गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि ये सिंगल यूनिट ऑफ पावर बन जाती है। यही एक यूनिट है जो सारे पावर को इनैक्ट करती है, सारे पावर को एक्सरसाइज करती है, और ये एक यूनिफाइड कमांड में अपने साथ साथ सारे स्टेट अफेयर्स को भी कंट्रोल करती है। तो स्टेट के पास कोई पावर अलग से नहीं रहती, यूनिफाइड कमांड के अंडर स्टेट अफेयर्स को भी ये एक्सरसाइज करती है, पूरे पावर्स को एक्सरसाइज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसी को हम कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाईकैमरल सिस्टम इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? जिस तरह से एक
टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूनिटरी सिस्टम या फिर यूनिटरी फॉर्म, उसी तरह से बाइकैमरल सिस्टम भी एक अलग तरह की फीचर है। और उसको अगर हम डिफाइन करें बाइकैमरल फॉर्म को, उसमें दो चैम्बर होते हैं, एक लोअर हाउस होती है और एक अपर हाउस होती है। उसको डिस्क्राइब हम थोड़ी देर बाद करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रही है कि बाइकैमरल सिस्टम इनमें से किस टाइप की गवर्नमेंट में होती है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में, इसका मतलब फेडरल सिस्टम में क्या होती है, बाइकैमरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसा मैंने कहा कि बाइकैमरल सिस्टम में दो हाउसेस होती हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। यानी जो पार्लियामेंट होगी उसकी दो टाइप होगी, लोअर हाउस और अपर हाउस। जो अपर हाउस होती है वो सेंट्रल लेजिस्लेशन या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर को की जो पूरी कॉन्सेप्ट है उसको ये रिप्रेजेंट करती है। कौन? अपर हाउस। और ये जो फीचर है कि अपर हाउस सेंट्रल लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट करे, ये एक रिक्वायरमेंट है एक फेडरल सेटअप की, यानी फेडरल सिस्टम की। ये एक यूनिक फॉर्मेशन है, यूनिक फीचर है। अब ये जो लोअर हाउस और अपर हाउस की बात है, और साथ में ये फीचर कि अपर हाउस में सेंट्रल लेजिस्लेचर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो होती है, तो यही जो फॉर्म है, ये जो फीचर है, वो इंडिया के लेजिस्लेशन या फिर इंडिया के लेजिस्लेचर में भी देखने को मिलती है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इंडिया में भी बाई कैमरल सिस्टम लागू है। तो इंडिया की जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो बाई कैमरल सिस्टम को फॉलो करती है। तो अगर बाई कैमरल सिस्टम की एक एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं कि इंडिया बाई कैमरल सिस्टम को फॉलो करने वाली एक कंट्री है। ये फाइनल क्वेश्चन है। द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आर टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ। ये एक अलग टाइप की कैरेक्टर और ये अलग टाइप की गवर्नमेंट की कैरेक्टर है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो पावर को क्या की जाती है, डिवाइड करी जाती है ताकि एक जगह में उसको कंसेंट्रेट की जाती है, और जो जुडिशियरी की जो पार्ट है उसको पूरी तरह से अलग यानी इंडिपेंडेंट फीचर दी जाती है। तो इनमें से कौन से ऐसे कैरेक्टर में ये हमको देखने को मिलती है। ये जो क्वेश्चन है ये आप व्यूअर्स के लिए एक टास्क है। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि इसकी जो आंसर है वो क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और उसकी जो डिटेल्स है उसको भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस सेशन को हम इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।